तो अभी सबसे पहले आता है बच्चों हमारा चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। चैप्टर का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? तो क्या कोई एक्सप्लेन कर सकता है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? आज इस चैप्टर को 70 से 80% निपटा देंगे। फोटोसिंथेसिस Ma'am, प्रोसेस photosynthesis is the process by which light energy is used to make organic compounds. मतलब छोटी क्लासेस में हम ये पढ़ते थे ना, फोटोसिंथेसिस का यूज करके हम लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is a biochemical process. हाँ, बायोकेमिकल भी बोल सकते हैं। तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस का हमारी एनसीईआरटी लाइन लिखती है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फिजियोकेमिकल टाइप प्रोसेस होता है। फिजियो मतलब होता है फिजिकल और केमिकल प्रोसेस भी है। क्यों हम फिजियोकेमिकल प्रोसेस इसको बोल रहे हैं? बिकॉज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, CO2 लिया प्लस H2O लिया, यही तो लेते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। Sunlight. इन सब की प्रेजेंस में हम लोग यहाँ पे केमिकल कंपाउंड बनाते हैं C6H12O6, जो कि होता है लिक्विड फॉर्म में। याद रखना, ग्लूकोज लिक्विड फॉर्म में होता है। तो मैं यहाँ पे एक गैस से लिक्विड बना रही हूँ, स्टेट चेंज कर रही हूँ ना। और जब किसी का स्टेट चेंज होता है तो उसको फिजिकल चेंज बोलता है। Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. कोई नया Yes, ma'am. होता है उसको केमिकल चेंज बोलता है। नया केमिकल कंपाउंड नया बन रहा है ना, ग्लूकोज। Yes, ma'am. तो इसलिए इसको फिजियोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं, बाय विच ग्रीन प्लांट्स यूज लाइट एनर्जी, लाइट का यूज करते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाता है। इट इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। फोटोसिंथेसिस की वजह से ही आज हमारे अर्थ पे जो लाइफ है वो पॉसिबल हो पाई है। अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म्स डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सनलाइट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं अपनी सभी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए। अब मेन चीज ये आती है कि हम लोगों को कैसे ये चीज पता चली कि फोटोसिंथेसिस में CO2 की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और साथ में ऑक्सीजन गैस यहाँ पे रिलीज होती है। ये सब हमको कैसे पता चला कि सनलाइट के अंदर ये प्रोसेस होगा, अगर सनलाइट नहीं आएगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्लोरोफिल ही जरूरी होता है इस प्रोसेस होने के लिए। तो इन सब चीजों को पता करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन, फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस कोई पूछेगा, ये हमारा एक प्राइमरी सोर्स है फूड का ऑन अर्थ एंड ये ऑक्सीजन भी रिलीज करता है। और ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस तो आप लोगों को पता ही है क्या होती है, पता है ना? विदाउट ऑक्सीजन वी कांट सर्वाइव। तो अब सबसे पहली चीज आती है कि एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड विद फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन करने वाले कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों को पढ़ना है। पहला एक्सपेरिमेंट आता है, हम लोगों ने एक वेरीजेटेड लीफ लिया। वेरीजेटेड लीफ का मतलब, देखो नॉर्मली भी आप ये चीज अपने घरों में कर सकते हो। एक लीफ लेना, लीफ का हाफ पार्ट को ब्लैक पेपर से कवर अप, मतलब लीफ को प्लांट से अलग मत करना, एक प्लांट के पास ही खुद से जाना, उसकी कोई एक लीफ पकड़ना, उसके ऊपर कोई ब्लैक पेपर लगा देना, कुछ भी फॉइल लगा देना, कुछ भी लगा देना, ताकि उसके ऊपर सिर्फ सनलाइट ना जा पाए। फिर उसके बाद आप जाके वहां पे देखोगे कि मतलब 1 दिन बाद या 2 दिन बाद आप जाके देखोगे जिस पार्ट पे आपने वो पेपर लगाया था, फॉइल या कुछ भी लगाया था, उसको वहां से रिमूव करोगे, वो वाला पार्ट आपका क्या हो चुका होगा? उसका कलर चेंज हो चुका होगा। अब आप कलर चेंज को पता कैसे चलो करोगे? अब वहां पे स्टार्च टेस्ट लगाओगे। स्टार्च टेस्ट को करने के लिए हम लोग उसको, उस लीफ का जो पार्ट था ना जिसको आपने पेपर से कवर अप किया था, उसको आयोडीन के सॉल्यूशन में डाल दोगे। जैसे ही आप उसको आयोडीन के सॉल्यूशन में डालोगे, वो वाला पार्ट आपका ब्लू ब्लैक हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा ब्लू ब्लैक? Yes, ma'am. वाला पार्ट ब्लू ब्लैक होगा, जिसको ब्लैक पेपर से कवर अप किया था वो, या फिर दूसरे वाला? दूसरे वाला पार्ट मैम, दूसरा वाला मतलब जिसमें स्टार्च प्रेजेंट होगा वो वाला पार्ट, बिकॉज स्टार्च जो होता है वो आयोडीन सॉल्यूशन के साथ ब्लू ब्लैक कलर देता है। अब जो पार्ट आपने पेपर से कवर अप किया था, उस पार्ट में तो कोई स्टार्च नहीं बना होगा, वो पार्ट आपका क्या है?
कलरलेस रह जाएगा, मतलब उसके ऊपर कोई भी आपका आयोडीन का कलर नहीं आएगा। तो अब आप सोचोगे कि लीफ में हाफ पार्ट तो कलरलेस रह गया, हाफ पार्ट ने हमारा कलर स्टेन कर लिया। अब आपको इतनी चीज आपके माइंड में पता है कि जो आयोडीन सोल्यूशन होता है वो अगर इस लीफ पे स्टार्च होता तो तभी ये ब्लू ब्लैक कलर, हाफ पार्ट ने तो ब्लू ब्लैक कलर दिखा दिया, हाफ पार्ट ने नहीं दिखाया। तो आपके माइंड में ये चीज आएगी ना कि मैंने इसको ब्लैक पेपर से कवर अप किया था, इसका मतलब यहाँ पे स्टार्च नहीं बना है। स्टार्च क्यों नहीं बना? बिकॉज सन से आने वाली लाइट उसको नहीं मिली, सनलाइट नहीं मिली तो उसने फूड भी नहीं बनाया, फूड नहीं बनाया तो उसको स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कैसे रखेगा, ये ना। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को ये पता चला था कि लाइट हमारे लिए बहुत जरूरी होती है, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कराने के लिए। क्लियर पहला प्रोसेस, पहला एक्सपेरिमेंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम इसमें जाइलम और फ्लोएम के थ्रू उस पार्ट में फूड नहीं पहुंचा होगा? जाइलम और फ्लोएम के थ्रू तो तब पहुंचेगा ना जब आपका वहां पे बन रहा होगा, बिकॉज आपने पूरा का पूरा पार्ट कवर अप कर दिया है ये वाला। और लीफ के अंदर तो बनता है, तो लीफ के अंदर सिर्फ वही, अब आप देखोगे लीफ पूरी एक बड़ी की बड़ी लीफ होती है, लीफ के हाफ पार्ट में फूड बन रहा है और जिस पार्ट में फूड नहीं बन रहा है तो उसमें थोड़ी ना ट्रांसफर होता है। लीफ से लीफ तक ट्रांसफर नहीं कराती, लीफ किसी दूसरे पार्ट्स में ट्रांसफर कराती है फूड को। ओके मैम। उसमें ये नहीं कि हाफ पार्ट में नहीं बन रहा है तो वहां पे ट्रांसफर करा देगा, ऐसा नहीं होता है। लीफ अपने मतलब लीफ की जितनी भी सेल्स होती है वो खुद से फूड बनाती है अपना, वहां पे ट्रांसफर नहीं होता है। तो ये हमारा हुआ। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखना, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। अ पार्ट ऑफ लीफ इज enclosed in a test tube with KOH soaked cotton. The other half of the leaf is exposed to air. Place this setup in light for some time. Test the leaf for presence of starch. ये भी मेनली वही वाला सेम वाला कंसेप्ट है। इसमें हम लोगों ने KOH सॉल्यूशन में उसको डाल दिया, KOH सॉल्यूशन में डाला तो उस वाले पार्ट में आपका कोई स्टार्च नहीं रहेगा, जो ऊपर वाला एक्सपोज्ड वाला पार्ट है उसमें आपका स्टार्च रह जाएगा, ये चीज। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है जोसेफ एंड प्रेस्ले वाला एक्सपेरिमेंट। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। इन्होंने क्या लिया, बेल जार्स लिए। सबसे पहले बेल जार्स कैसे होता है, ऐसे दिखता है। पहले ये बेल जार लिया, उसमें एक इन्होंने बर्निंग कैंडल रख दिया और एक माइस रख दिया। अब आपको पता है कैंडल को भी बर्न होने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ना। Yes. Yes, अभी ma'am. आपने एक बर्निंग कैंडल रखा, एक माइस रखा है, आपने उसको पूरा ऊपर से बेल जार से कवर कर दिया, तो क्या उसको कहीं से ऑक्सीजन मिलेगा? कैंडल को नहीं मिलेगी, तो हमारी कैंडल जो है वो बर्न नहीं रहेगी। और जो माइस आपने रखा था, माइस को भी ऑक्सीजन चाहिए, माइस को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और माइस को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो बेचारे हमारे माइस की भी डेथ हो जाएगी। ये किया। फिर उन्होंने क्या किया, फिर से बर्निंग कैंडल लिया, फिर से एक माइस लिया, उसके साथ उन्होंने एक प्लांट रख दिया। अब क्या होगा यहाँ पे, अब इन्होंने देखा कि अब हमारी जो कैंडल थी वो भी बर्निंग ही रही और जो हमारा माइस था वो भी लिविंग ही रहा। अब आप लोगों के माइंड में एक चीज आ सकती है ना, अगर हम लोगों को ये चीज नहीं पता है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करता है ना। यस मैम। इस एक्सपेरिमेंट से ये चीज हमारे माइंड में है कि प्लांट्स ने अपने अंदर से कुछ ना कुछ चीज रिलीज किया, कोई गैस उन्होंने रिलीज किया जिसकी वजह से जो हमारी कैंडल थी वो बर्निंग ही रही और जो माइस था वो भी लिविंग रहा। अब माइस को सफोकेशन फील नहीं हुआ, क्यों फील नहीं हुआ? उसका मतलब उसको कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन मिल रही होगी, है ना। तो उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही थी? उसको ऑक्सीजन मिल रही थी उस प्लांट से। तो यहीं से उन्होंने डिस्कवर किया कि जब कोई भी प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेस में आपका फोटोसिंथेसिस में जनरली हमारी ऑक्सीजन ही रिलीज होती है, ठीक है। तो जोसेफ प्रिस्ले ने 1770 में एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए एयर की कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है इस चीज को एक्सप्लेन किया था। एक्सपेरिमेंट हम लोगों को समझ में आ गया, ये सब पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट या जैन इंजन हाउस, इसको मेनली इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट हम बोल देते हैं। 1730 से 1799 तक एक्सपेरिमेंट चला गया था। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, देखो, ही कंडक्टेड द सेम एक्सपेरिमेंट। जो अभी वो बेल जार वाला एक्सपेरिमेंट चल रहा था ना, वही इन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, उन्होंने तो सिर्फ वो एक्सपेरिमेंट डे टाइम में किया था। अब इन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट को नाइट में भी करके देखा। अब नाइट में क्या प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं? नो मैम। नाइट के टाइम पे माइस और बर्निंग कैंडल रखोगे तो क्या माइस को सफोकेशन होगा?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया डे टाइम में और नाइट टाइम में, और उस समय हम लोगों को ये पता चला कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ओनली डे टाइम। ये चीज, इसके अलावा एक ऐसे भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट को पता किया था वाटर के थ्रू। एक प्लांट ले लिया, प्लांट को वाटर के अंदर डिप करके देखा, उन्होंने देखा डे के टाइम में तो क्या होता है वाटर के अंदर बबल्स आ रहे थे। बबल्स किस चीज की? तो ऑक्सीजन के। फिर इन्होंने सेम नाइट टाइम में भी उस चीज को देखा, नाइट टाइम में देखा कोई बबल्स नहीं थे वहां पे। ऐसे ही इन लोगों ने इन्होंने एक्सपेरिमेंट से ये पता लगाया कि ऑक्सीजन तो रिलीज करता है लेकिन सिर्फ डे टाइम में, नाइट टाइम में नहीं। अभी तो हम लोगों को देखो सारी चीजें लर्न है, बस एक्सपेरिमेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे कैसे इन्होंने इस चीज को पता किया। याद रहेगी ये चीज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ हाँ, मैम बट नाइट टाइम में तो कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होता है ना? नाइट टाइम में ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ पे वाटर में बबल्स नहीं दिखाई दिए थे उनको उस टाइम पे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है नाइट टाइम में जब आपका सनलाइट से फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा था ना वहां पे। फोटोसिंथेसिस अब आप, जब मैं इसके आपको बढ़ाऊंगी ना C3 साइकिल C4, आपको तब दिखेगा वहां पे कि कार्बन डाइऑक्साइड का रोल कहाँ पे है डार्क रिएक्शंस में। डार्क रिएक्शंस जब हम देखेंगे तो वहां पे आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड यूज अप भी होती रहती है सेम टाइम पे। मेनली अभी पहले इनका मेन फोकस था ऑक्सीजन को पता करना। कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक्सपेरिमेंट आएगा, आई गेस है या नहीं आपके सिलेबस में, आई एम नॉट श्योर, बट ऑक्सीजन वाला है। पहला एक्सपेरिमेंट आप लोगों का पता करना ये है कि प्लांट्स के लिए क्लोरोफिल बहुत जरूरी होता है। जो हमने स्टार्च वाला किया, स्टार्च वाले से हम लोगों को पता चलता है कि वहां पे क्लोरोफिल था। एंड सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने कंफर्म किया ऑक्सीजन होना चाहिए, डे और नाइट टाइम वाला कंसेप्ट हम लोगों ने क्लियर कर लिया। फिर नेक्स्ट हमारा सेक का एक्सपेरिमेंट आता है। सेकंड एक्सपेरिमेंट कब किया था? 1854 is produced when plants grow and it usually stored as starch। इन्होंने बोला कि जो प्लांट होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज बनाता है एंड उसी ग्लूकोज को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करा देता है। एंड ये भी चीज इन्होंने प्रूव किया था कि क्लोरोफिल जो होता है वो हमारा एक स्पेशल बॉडीज, एक स्पेशल टाइप की सेल ऑर्गेनली होती है जिसको बोलता है क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। एंड ग्लूकोज इज मेड इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स ओनली। प्लांट्स के सिर्फ वो सिर्फ ग्रीन पार्ट्स में बनता है। और ग्रीन क्यों होते हैं? क्योंकि उन ग्रीन पार्ट्स के अंदर क्लोरोफिल देखा गया था। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है, किसके अंदर प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। ये 3 स्टेटमेंट हमारे सेक्स साइंटिस्ट ने दिए थे, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ से भी बच्चों मेनली बहुत क्वेश्चन आता है एंगलमैन एक्सपेरिमेंट। एंगलमैन एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, इसका डायग्राम देखो सबसे पहले तो। अब जैसे कि आपको पता है कि अब प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट किया कि हम व्हाइट लाइट को पास ऑन कराते हैं प्रिज्म से, तो प्रिज्म उसको व्हाइट लाइट को 7 डिफरेंट कलर्स में कराता नहीं। तो यहाँ पे ना ये बोला जाता है कि हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट जरूरी है, लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए जो ये विब्ग्योर लाइट है इसमें से सिर्फ ब्लू और रेड, ये 2 लाइट्स ही सबसे ज्यादा इफेक्टिव मानी जाती हैं किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। वो कैसे पता चला? वो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब इन्होंने क्या किया, आपका एक ग्रीन एल्गी ले लिया। ग्रीन एल्गी में इन्होंने लिया था आपका क्लेडोफोरा। ग्रीन एल्गी लिया एंड उस ग्रीन एल्गी के ऊपर आपका मतलब विब्ग्योर से ऐसे लाइट पास ऑन हो रहा था। अब उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, कुछ एरोबिक बैक्टीरिया को भी छोड़ दिया। अब एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे? ऑक्सीजन यूज करेंगे। ऑक्सीजन यूज करेंगे, एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। तो यहाँ पे क्या करा इन्होंने, ग्रीन एल्गी लिया और उसके साथ कुछ एरोबिक। अब एरोबिक बैक्टीरिया को तो ऑक्सीजन चाहिएगा, और हमारा जो ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस करेगा। अभी हमने देखा फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज करेगा। तो हम यहाँ पे ये पता लगा सकते हैं कि देखो जब यहाँ पे ब्लू लाइट पास हो रही है आपकी, तो ब्लू लाइट में सबसे ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया हमें मिल रहे हैं। फिर यहाँ इस वाले रीजन में एरोबिक बैक्टीरिया बिल्कुल डाउन हो गए। फिर यहाँ वाले रीजन में भी एरोबिक बैक्टीरिया का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया। इससे क्या हम लोगों को पता चल रहा है? इससे हम लोगों को ये पता चल रहा है कि जो हमारी प्रिज्म से व्हाइट लाइट आ रही थी, उस व्हाइट लाइट का जो ब्लू वाला कंपोनेंट है वो यहाँ पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करा रहा है, और जो ग्रीन वाला कंपोनेंट है ये आपका मिनिमम फोटोसिंथेसिस करा रहा है। अगेन रेड वाले में भी मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है।
यस मैम। इसको बोलते हैं हम आपका एक्शन स्पेक्ट्रम, कि जो लाइट का पूरा स्पेक्ट्रम होता है उसमें सबसे ज्यादा एक्टिव लाइट किसको बोलते हैं, सबसे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है ब्लू और रेड में, और मिनिमम किस में होता है, ग्रीन। ग्रीन येलो। ग्रीन में सबसे मिनिमम होता है मेनली। ठीक है, येलो में भी देखो कुछ कुछ है, ये देखो यहाँ पे, यस मैम। है ना, सबसे मिनिमम है आपका ग्रीन में। तो सिर्फ आपको यही याद रखना है, ब्लू और रेड ये हमारे एक्टिव रीजन्स होते हैं लाइट के, जहां पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस देखा जाता है। इसी को एक्टिव स्पेक्ट्रम बोलते हैं। कौन सा एल्गी यूज किया था, क्लेडोफोरा एल्गी इन्होंने यूज किया था, उसके साथ साथ एरोबिक बैक्टीरिया इन्होंने लिए थे। अब आप लोगों को इसका कोई थ्योरेटिकल एग्जाम तो देने नहीं है जो आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, मेनली सिर्फ आप लोगों को यहाँ से एमसीक्यूज ही प्रैक्टिस करना है। मैम एग्जाम में ईयर आते हैं कि इन्होंने किस ईयर में एक्सपेरिमेंट किया? हाँ, ईयर आ सकता है, ईयर आ सकता है, और इसने क्या एक्सप्लेन किया था, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बन के आ सकता है। एनसीईआरटी जो बिल्ड कराऊंगी वहां पे आप स्टेटमेंट वाले क्लियर हो जाएंगे आपको सब। ओके मैम मैम। इतना लंबा एक्सपेरिमेंट था कौन से वाला? मैम, ये वाला 1843 से 1909। इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट था, इससे पहले वाला तो इससे भी ज्यादा बड़ा एक्सपेरिमेंट था। ये देखो 1730 से 1799। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ। एंड बाय द मैम इस एक्सपेरिमेंट में अगर हम ब्लू लेजर लाइट को सिर्फ पास करें तब भी हमें यही शो होगा, ब्लू या फिर रेड लेजर लाइट को? प्योर रेड लेजर लाइट यूज कर सकते हैं, इसकी वेवलेंथ वही होनी चाहिए जो प्रिज्म से आ रही है। वेवलेंथ मैटर करती है लाइट के सिर्फ, फिर आप कोई सी भी लाइट यहाँ पे पास ऑन कराओ। ओके मैम। चलो, फिर इसके बाद by the middle of 19th century it is discovered that plant use light energy to make carbohydrate from CO2। हाँ जी, बोलो बोलो। शिवांश आंचल को डाउट है? Excuse me, ma'am. इंगरहॉर्स के एक्सपेरिमेंट मैम मैं जोसेफ प्रिस्टली और जैन इंगरहॉर्स के एक्सपेरिमेंट थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। जी इनकी वॉइस ब्रेक कौन हो सी रही है। एक्सपेरिमेंट? लाइक दोनों ने सेम ही चीज कंडक्ट हाउस की बात कर रही हैं। किया या फिर आज डिफरेंट वॉइस ब्रेक हो रहा है, वॉइस नहीं मैम जो clear है। जोसेफ वाला था वो तो मेरी भी वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या बच्चों? नो मैम। नो मैम। No, ma'am. अच्छा आप टाइप कर दो। Excuse me, ma'am. था बोलो। मैम पहले हो रही थी, मेरे साइड से बहुत हो रही थी, वॉइस ब्रेक हो रही थी, तो मैंने रिजॉइन करा, फिर सही हो गया। और आपके जो आप जो समझा रहे थे ना, तो एक्सपेरिमेंट में मुझे समझ में नहीं आया। एक काम करूंगी, मैं सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको शॉर्ट में लास्ट में समझा दूंगी सारे। ओके 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 मैम। आंचल का भी आएगा एक्सपेरिमेंट से डाउट्स है ना, एंड में आपको मैं सारे एक्सपेरिमेंट। बोली थी तो एक्सपेरिमेंट एक जैसा है। मैम वॉइस ब्रेक हो रहा है। जोसेफ और जेन के एक्सपेरिमेंट बोल रही है कि कंफ्यूजन है। बेटा जोसेफ और जेन के एक्सपेरिमेंट में क्या कंफ्यूजन हो सकता है, उन्होंने तो सिर्फ उसका रिपीटेशन देखो ना। जोसेफ वाले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया था, बेल जार वाला एक्सपेरिमेंट लिया था, बेल जार में आपको माइस वाला और ये मिंट प्लांट इन्होंने लिया था। एंड जेन वाले एक्सपेरिमेंट को सिर्फ मतलब इन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को वापस से रिपीट किया था। उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट को क्या किया, ऐसे ही नॉर्मल डे टाइम में किया। गैस प्रूफ किया ना? क्या बोल रहे हो? वही रिपीटेशन का पूछ रही थी कि रिपीट किया था या फिर गैस को फाइंड किया था। नहीं ये सेम कंफ्यूजन थी। एक्सपेरिमेंट को दोबारा से किया था नाइट टाइम में, सेम एक्सपेरिमेंट को नाइट में कंडक्ट किया था। मैम बस इसमें नाइट का डिफरेंस आ गया था ना। हाँ, बस इसमें नाइट का डिफरेंस आ गया था। मतलब उन्होंने तो बोल दिया था ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वहां पे, लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि नाइट में भी इसको करके देखे क्या नाइट में भी ये चीज हो रहा है नहीं, और फिर उनको पता लगा कि नाइट में नहीं हो रहा है ये चीज। वो नाइट में ना करके किसी डार्क रूम में करते तभी भी सेम रिजल्ट आ रहा है। टेस्ट की टाइमिंग क्या है? बेटा टेस्ट पूरा दिन एक्टिव रहता है, किसी भी टाइम दे देना आप। लिंक तो आपको पता चलता है ना, जैसे पहले होता था टेस्ट में, आपको शायद सुबह 10 बजे के आसपास शेयर कर देता है और रात में 11:30 तक एक्टिव रहता है। मैम अगर
एक्सपेरिमेंट नाइट में ना कंडक्ट करके अगर किसी डार्क रूम में कंडक्ट करते तभी भी सेम रिजल्ट आता अगर ना। वो डार्क रूम में कंडक्ट करते तभी भी सेम आता, बिकॉज वहां पे भी फोटोसिंथेसिस नहीं होता। चलो अभी इतना हम लोगों को क्लियर हुआ। अभी ना जरा हम लोग अपने अपने हैंड रिटन नोट्स पे आ जाते हैं थोड़ा सा। देखो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। क्या इक्वेशन होता है फोटोसिंथेसिस का? 6CO2 plus 12H2O in presence of light, C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2. C6H12O6 plus 6O2 in the presence of chlorophyll सनलाइट। ये हम लोगों को क्लियर है। अब फोटोसिंथेसिस के लिए अगर हम रॉ मटेरियल लिखना चाहें तो रॉ मटेरियल आपको बताइए, क्या बोल रहे हो? वाटर भी तो रिलीज होगा 6 मोल। यस मैम। वाटर रिलीज होगा यहाँ पे? मैम इक्वेशन इक्वेशन में तो वही होता है। एटीपी होता मैम इक्वेशन बैलेंस भी नहीं है। H2O भी तो है। मैम है। H2O यूज होता है यहाँ पे। 6H2 मैम रिलीज भी होता है। Yes, ma'am. होता है ना। रिलीज भी होती है। CO2 plus 12H2O 6C6H12 मैम plus तो 6O2 बैलेंस नहीं होगी। बैलेंस करने के लिए लगा सकते हो आप लोग, लेकिन अगर हम मेनली जब हम प्रोसेस देखेंगे ना तो प्रोसेस में यही होता है, सिर्फ ऑक्सीजन रिलीज हो रही होती है। मैम 11th में तो यही पढ़ा था। वो balance वाटर की तो स्प्लिटिंग हो जाती अभी देखो इसी चीज को ना हम लोग यहाँ पे प्रूव भी करेंगे कि यहाँ पे 12H2O हम लोगों ने यूज किया, 12H2O में से 12 ही ऑक्सीजन रिलीज होंगे। इनको प्रूव करके देखेंगे। देखो तो सबसे पहले अगर रॉ मटेरियल की बात करें तो रॉ मटेरियल में हम लोग लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, लाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। और लाइट में भी कौन सा वाली लाइट चाहिए होती है हम लोगों को? लाइट, यूवी रेज, ब्लू एंड रेड। रेड यस मैम। को हम बोलते हैं मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस एंड लीस्ट इफेक्टिव लिखो जल्दी से। ग्रीन इज द लीस्ट इफेक्टिव। ग्रीन इज लीस्ट इफेक्टिव। अभी जरा पढ़ते हैं, बिकॉज ये फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस है, इसमें सेल ऑर्गेनेली कौन सी इन्वॉल्व होगी हमारी? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का एक और नाम होता है किचन ऑफ द सेल बोलते हैं इसको। यस मैम। पावर यस मैम। हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का ये हमारा साइट है। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बनाओ। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है ये एक। डबल मेम्ब्रेन होती है ना? यस मैम। आउटर यस मैम। आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर ऐसे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ग्रेना। ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, इस पूरी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्रेना। और जो सिंगल स्ट्रक्चर होती है इसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। दो ग्रेना आपस में कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमा लैमेला। स्ट्रोमल लैमेला। और यहाँ पे पूरा जो बाहर वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ऐसे जो हमारा एक थाइलाकॉइड है ना बच्चों, अगर मैं आपको थाइलाकॉइड की स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, ये ऐसे थाइलाकॉइड, इसके अंदर भी ऐसे आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होता है। ये है एक थाइलाकॉइड। इन थाइलाकॉइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ आपके
क्या प्रेजेंट होते हैं इस थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर? कुछ सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। पीएस फोटो सिस्टम 1 और एक होता है आपका पीएस फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट होता है, और इसके साथ साथ एक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, और एक प्रेजेंट होता है यहाँ पे ATP सिंथेटेज, या फिर इसी को हम कपलिंग फैक्टर भी बोल देते हैं। ये चीज अभी याद कर लेना, बिकॉज इनमें प्रोसेसेस पढ़ेंगे तो आप लोगों को फिर याद नहीं रहता है। इसके अलावा जो स्ट्रोमा लैमेला है, इसके पास भी एक सिस्टम प्रेजेंट होता है। कौन से वाला सिस्टम प्रेजेंट होता है इसके पास? यहाँ पे देखो, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दो सिस्टम्स प्रेजेंट है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक सिस्टम होता है। कौन से वाला होता है? फोटोसिस्टम 1 से बोलो, फोटो सिस्टम 1। यस मैम। ये यहाँ पे होता है फोटो सिस्टम 1। अब हम बात करते हैं आपका, दो रीजन्स हम लोगों ने पढ़े, एक होता है यहाँ पे ग्रेना और एक होता है स्ट्रोमा। अगर हम बात करते हैं ग्रेना की, ग्रेना के अंदर हमारी होती है लाइट रिएक्शन, स्ट्रोमा के अंदर होती है हमारी लाइट रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसके अंदर सनलाइट की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर इनको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। डार्क रिएक्शन में आती है आपकी C3 साइकिल हम लोग पढ़ेंगे, C4 साइकिल पढ़ेंगे और फोटो रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। और नॉन साइक्लिक और साइक्लिक वाले के साथ ही, इवन मेनली तो नॉन साइक्लिक वाले के साथ एक और प्रोसेस पढ़ते हैं, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये तो होता है ना? ये प्रोसेस हम लोग पूरा इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रेना में लाइट रिएक्शन एग्जैक्टली हो कैसे रही है। चलो, पहला लिखो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। कैसे होगा ये प्रोसेस हमारा? यहाँ पे सपोज करो मेरे पास प्रेजेंट है, देखो कोई चीज याद रखना, ये जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स बनाए ना क्लोरोफिल के, इन्हीं के अंदर प्रेजेंट होता है थाइलाकोइड के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल कितने टाइप के होता है मैम? 4 टाइप्स के होते हैं। 5 टाइप्स के होते हैं बेसिकली। क्लोरोफिल होते हैं आपके 5 टाइप के, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, C, D एंड E। इसमें जो हमारा ये क्लोरोफिल A है, ये सबसे एसेंशियल होता है, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। और जो बाकी के बच गए, इनको हम बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट। इनका काम क्या होता है? देखो, जो हमारा ये यूनिवर्सल वाला फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ये सन से आने वाली लाइट को ट्रैप करेगा, मतलब इसको एब्जॉर्ब यही करता है। अब सपोज करो जैसे कि ये हमारा क्लोरोफिल A है, और ये जो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं ना, इसके आसपास में प्रेजेंट होते हैं ऐसे। तो आप खुद बताओ, लाइट पहले क्लोरोफिल A के पास आएगी या एसेसरी पिगमेंट्स के पास आएगी? एसेसरी पिगमेंट। एसेसरी पिगमेंट्स क्या करेंगे? लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करके किसको पास ऑन कर देंगे? क्लोरोफिल A को। एसेसरी पिगमेंट्स का काम लिख लो यहाँ पे, एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे एंड
हैंड ओवर टू क्लोरोफिल ए। Chlorophyll A. क्लोरोफिल ए को हैंड ओवर करने का ही काम करेंगे। ठीक है, ये हुआ। तो यहाँ पे मेरा सेंटर में है क्लोरोफिल ए और इसके आसपास में प्रेजेंट है सारे क्लोरोफिल Accessory pigment. बी सी डी ई एसेसरीज। यहाँ पे हमारा सन से लाइट एनर्जी आएगी, Yes, ma'am. सन से लाइट एनर्जी आई, एसेसरी पिगमेंट्स ने एनर्जी को Absorb किया. एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करके किसको दे दिया, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल ए क्या करेगा, जैसे ही क्लोरोफिल ए को लाइट एनर्जी मिली एक्साइट हो जाएगा। अब जैसे ही एक्साइट होगा तो अपने अंदर से एक्साइटमेंट में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करे इसने, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज Two किए। electrons. इलेक्ट्रॉन आए कहां से वो भी समझाऊंगी। तो ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाते हैं हमारी पीईए के पास। व्हाट इज पीईए? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स कौन है मेरे, PS1 एंड PS2। ये जो PS1 और PS2 होते हैं ना, दोनों प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। और इस केस में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मेरा क्या है, सबसे पहले PS2 है। PS2. मैम PS2। तो इसको लिख दो PS2। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गए मेरे PS2 के पास। अब जैसे ही इसके पास इलेक्ट्रॉन गए, इसने इलेक्ट्रॉन्स को हैंड ओवर कर दिया PQ के पास। PQ को दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखो जैसे ही कोई भी सब्सटेंस, कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है तो रिड्यूस हो जाता है। अभी PQ हमारा रिड्यूस हो गया। अब ये रिड्यूस हुआ, इसने वापस से इलेक्ट्रॉन सब दूसरे को दे दिया और ऑक्सीडाइज हो गया फिर से। PQ क्या है यहाँ पे, प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन्स गए किसके पास, CY के पास। CY है यहाँ पे साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। फिर से 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे ट्रांसफर हुए और ये गए PC के पास। व्हाट इज PC हियर, प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइन। ये सारे के सारे बच्चे कंपाउंड जो हमारे थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है ना, उसी के ऊपर लगे हुए हैं। और बस इलेक्ट्रॉन्स आपके स्टेप बाय स्टेप चलते जा रहे हैं। यहाँ पे गए। अभी ये प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देगा, दूसरी फोटो सिस्टम को दे देगा। कौन से वाला फोटो सिस्टम है अभी ये मेरे पास, PS1। PS1 को इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। और PS1 से फिर से इलेक्ट्रॉन किसके पास गए, PEA के पास गए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर दिया FD के पास। FD मीन्स फेरिडॉक्सिन। FD के पास इलेक्ट्रॉन्स इसने ट्रांसफर किए। दिस इज फेरिडॉक्सिन। अब ये वाला इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ है, फेरिडॉक्सिन में आपका NADPH कन्वर्ट हो गया NADPH2 में। ये कन्वर्जन हुआ। इसके साथ साथ यहाँ पे इस वाले स्टेप में एक ATP भी बना हमारा, एक ATP बना और एक NADPH2 यहाँ पे बना है। एक ATP बना, एक देखो अभी हम लोग CO2H2 फोटोसिंथेसिस वाला जो प्रोसेस है ना, उसमें हम डायरेक्टली ग्लूकोज नहीं बनाते हैं। ग्लूकोज बनाएंगे लेकिन उससे पहले मेरे को ग्लूकोज बनाने के लिए बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे ATP और NADP वो बना रहे हैं अभी हम यहाँ से। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये केमिकल एनर्जी ही तो है, सन से जो आई ये लाइट एनर्जी है। अभी देखो मैंने इस लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया, ATP और NADPH2 में कन्वर्ट कर दिया। आया समझ में कैसे लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब मेन कंसेप्ट यहाँ पे ये आता है कि बच्चों ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, बिकॉज देखो ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे यूज अप हो गए केमिकल एनर्जी बनाने में। तो इसका मतलब जितनी बार ये हमारी Z साइकिल चलेगी, ये Z बन रहा है ना यहाँ पे देखो ऐसे, इसीलिए इसको हम Yes, Z स्कीम भी बोल देते हैं। नॉन साइक्लिक है बिकॉज वापस से रिसाइकिल नहीं हो रहे हैं मेरे इलेक्ट्रॉन। तो हर एक स्टेप में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे फोटोलाइसिस से। यहाँ पे रोल होता है वाटर का, फोटोलाइसिस।
फोटोलाइसिस में क्या होगा, H2O ब्रेक डाउन होता है 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में। यही 2 इलेक्ट्रॉन्स हर बार आपके एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स अपसाइड जाएंगे, ये ऑक्सीजन आपकी बाहर रिलीज हो जाएगी और ये 2 हाइड्रोजन्स आपके वापस से एटीपी बनाने का काम करेंगे, जो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ता है ना हम लोग, उसमें यूज आएगा इसका। ये वाली साइकिल समझ में आई कैसे हो रही है? मैम 2 इलेक्ट्रॉन वाला दोबारा बता दीजिए। हमारा ये है बच्चा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ कहाँ से रहे हैं, बिकॉज देखो ना यहाँ से हम लोगों ने क्या, लाइट एनर्जी ने एक्साइट हुआ, इसने अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए पूरी साइकिल में, तो 2 इलेक्ट्रॉन यूज अप हो गए, फिर वापस से साइकिल चलेगी, तो हर बार इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से लेके आ रहा है, पिगमेंट, उसको इलेक्ट्रॉन मिल कहाँ से रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन उसको फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से मिल रहा है। जैसे ये लाइट आती है तो लाइट हमारा वाटर को ब्रेक डाउन कराने में हेल्प करती है, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और इसके साथ साथ यहाँ पे Mn+2 भी हेल्प करता है वाटर के फोटोलाइसिस करने में। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये लाइट कितनी वेवलेंथ की एब्जॉर्ब करेगा ताकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो PS2 में जा पाए। ये इलेक्ट्रॉन लाइट एब्जॉर्ब करेगा 680 नैनोमीटर के, और PS1 में कितनी लाइट होती है, 700 नैनोमीटर। 700 होता है ना, 720 थोड़ी ना। तो ये आपको याद रखना है। देखो पहली चीज क्या याद रखनी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे हैं वो आपको याद रखना है। PS2 का वेवलेंथ कितना होता है, PS1 का वेवलेंथ कितना होता है, ये याद रखना है। फिर ये स्टेप्स याद रखना है, प्राइम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम, प्लास्टोसाइनिन, PQ CY PC, फिर उसके बाद फोटो सिस्टम 1 को गए, फिर उसमें प्राइम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर वापस से फेरिडॉक्सिन वाले स्टेप पे हमारा NADPH कन्वर्ट हो गया NADPH2 में। और ये प्रोसेस क्यों हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है ताकि मैं एनर्जी बना पाऊं, केमिकल एनर्जी मैं यहाँ पे बना रही हूँ। केमिकल एनर्जी से फिर यूज इन्हीं NADPH2 ATP का यूज करके आगे हम ग्लूकोज बनवाएंगे। अब ये तो नॉन साइक्लिक वाला प्रोसेस हो गया। एक प्रोसेस होता है हमारा साइक्लिक वाला प्रोसेस, जो कि कहाँ पे चलता है, स्टोमल लैमेला के अंदर चल रहा है। ये तो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में चल रहा है, ये भी लिख लो। ये प्रोसेस कहाँ पे है, इन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। साइट भी आप लोगों से पूछा जाएगा। क्लियर? अब देखो जरा, लाइट रिएक्शन हम लोगों ने देख लिया, लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर स्प्लिटिंग होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा यहाँ पे हमारा, और फॉर्मेशन ऑफ एटीपी और NADPH होगा। एटीपी और NADP क्या, हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स है जो आगे जाके ग्लूकोज बनाने में हेल्प करेंगे। अब आता है नेक्स्ट वन मेरे पास, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो कि कहाँ पे होता है, ये मेरे पास एक ग्रेना स्ट्रॉबेरी लैमेला और एक ये दूसरा ग्रेना, इन ग्रेना के बीच का जो कनेक्शन होता है ना, स्टोमल लैमेला, यहाँ पे हो रहा होता है। देखो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये बहुत छोटा सा है। अब साइक्लिक प्रोसेस है तो इसका मतलब एक साइकिल वाली फॉर्म में चलेगा। अगेन वही होगा, यहाँ पे क्लोरोफिल ए होगा, मैटर करता है कि कौन सी वाली लाइट एब्जॉर्ब करेगा। अभी एब्जॉर्ब करेगा 700 नैनोमीटर वाली लाइट, बिकॉज स्टोमल लैमेला के ऊपर कौन सा PS प्रेजेंट था, PS1 प्रेजेंट है, इसलिए 700 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करेगा और देन अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स PEA प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ले लेगा, फिर उनको वही ट्रांसफर करेगा, FD के पास करेगा। अगेन FD यहाँ पे क्या है हमारा, फेरिडॉक्सिन से अगेन PQ के पास आएगा, फिर PQ से CY के पास आएगा, देन CY से PC के पास आएगा, और PC से वापस इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो देखो हमें यहाँ पे बार बार इलेक्ट्रॉन्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब यहाँ पे कोई फोटोलाइसिस नहीं होगा ना,
यस मैम। यस Yes, ma'am. यस मैम। क्योंकि बार बार हमारे वही 2 इलेक्ट्रॉन्स रिसाइकल हो रहे हैं, एटीपी यहाँ पे बनता है कितने, एक तो या इस वाले स्टेप में एक एटीपी बनता है। स्टेप्स भी याद रखने की, कौन से स्टेप पे एटीपी बन रहा है, एक एटीपी CY स्टेप पे बनता है। तो कितने एटीपी बने यहाँ पे, 2 एटीपी। क्या कोई NADPH बना, नो मैम। नो मैम। अगर मैं पहले वाले को और इसमें डिफरेंशिएशन लिखूं तो लिख सकती हूँ ना, वहां पे फोटोलाइसिस था, वहां पे एक एटीपी बन रहा था, यहाँ पे 2 एटीपी बन रहे हैं, वहां पे एक NADPH2 भी बन रहा था, यहाँ पे कोई NADPH2 नहीं बन रहा है। वो वाला प्रोसेस थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में चल रहा था और नॉन साइक्लिक था, ये वाला प्रोसेस कहाँ पे, स्टोमल लैमेला के अंदर चल रहा है। डन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. रिलीज नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं हो रही है, वहां पे ऑक्सीजन भी रिलीज हो रही थी। सिंपल। Yes. चलो यस ये क्लियर हुआ मैम। 2 इलेक्ट्रॉन्स रिसाइकलिंग कैसे, देखो ना, सिर्फ इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स। एक बार इसने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन, मतलब सपोज करो एक ही वाटर मॉलिक्यूल है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स इनको दे दिए, तो इसको बार बार फोटोलाइसिस की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसको बस 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, वही बार बार रिसाइकिल हो रहा है। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गए, PA, फिर FD, PQ, CY, फिर वापस से इसके पास आ गए, फिर से लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन फिर से प्राइम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दे देगा। ये साइकिल चलती है, एक साइकिल में 2 एटीपी बन रहे, फिर दोबारा से साइकिल चलेगी, फिर दूसरे 2 एटीपी बनेगी। ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का रिसाइकलिंग हो रहा है। डन। तो ये तो था देखो हम लोगों का लाइट रिएक्शन। अभी हम लोग आ जाते हैं अपने डार्क रिएक्शन पे। डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन को ही हम बोलते हैं आपका C3 साइकिल या फिर केल्विन साइकिल ना। Yes, ma'am. यस मैम। C3 कैल्विन या फिर केल्विन साइकिल लिख लो। डार्क रिएक्शन में होता क्या है, 3 स्टेप होता है, जो हमारी एनसीईआरटी भी लिखते हैं उसी वे में इसको पढ़ेंगे। पहला स्टेप होता है कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड स्टेप होता है रिडक्शन, एंड थर्ड वन स्टेप इज रीजनरेशन। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले मेरे पास एक कंपाउंड RUBP, RUBP कंपाउंड है। RUBP की फुल फॉर्म राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। 1,5 बाइफॉस्फेट। ये हुआ। अभी हम लोगों ने देखा फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन आता है और सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड आता है, वाटर आता है, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आएगा इस RUBP के साथ बाइंड अप कर जाएगा। CO2 प्लस वाटर इसके साथ बाइंड कर जाएगा, और किसकी प्रेजेंस में बाइंड करेगा, एक एंजाइम होता है रुबिस्को। रुबिस्को एक एंजाइम होता है, रुबिस्को की फुल फॉर्म कौन बताएगा। राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज आपकी वॉइस नहीं आ रही है। Voice नहीं आ रही। यस मैम। नेटवर्क इशू होगा। मैम लेफ्ट हो गई।
नहीं मैम, तो अभी भी मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम लेफ्ट हो गई है। अभी वॉइस आ रहा है बच्चों? यस मैम। यस यस ये लिख लिया था आपने? यस मैम। यस मैं क्या बताई थी बच्चों, डार्क रिएक्शन में आप लोगों को समझाए थे 3 स्टेप होता है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। एंजाइम यूज करते हैं रुबिस्को। तो रुबिस्को में मैं ये बोल रही थी बच्चों कि ये जो कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज, दो हम लोगों ने वर्ड्स इसमें यूज किया, इसका मतलब क्या है? किसका मतलब है ना, कार्बोक्सिलेज कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाइंड कराने में हेल्प करेगा, ऑक्सीजनेज ऑक्सीजन को भी बाइंड कराने में हेल्प करेगा। तो मेरे को पता कैसे चलेगा कि कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा, ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा? ये क्वेश्चन है। कैसे कैसे मेरे को पता चलेगा? ऑब्वियसली कंसेंट्रेशन पे। मेरे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा, ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन को बाइंड कराएगा। अब नाइट के टाइम में प्लांट्स के पास किसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड कराएगा। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जैसे ही बाइंड कराएगा उसी प्रोसेस को कार्बोक्सिलेशन बोलेंगे और मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे PGA। अगर मैम दोनों की कंसंट्रेशन सेम है फिर? नाइट के टाइम में ऐसा नहीं हो सकता दोनों की सेम हो, बिकॉज प्लांट्स अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है ना नाइट में, तो जरूरी कि वहां पे हो ही नहीं सकता कि ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा मिल जाए, इसीलिए रिएक्शन डार्क में हो रही है। ठीक है, पीजी। हाँ जी, दोबारा बताइए। अभी किसी ने मेरे से क्वेश्चन ये पूछा कि मैम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अगर दोनों सेम अमाउंट में हो तो दोनों सेम अमाउंट में कैसे हो सकती है प्रेजेंट? अगर आप प्लांट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, प्लांट अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, रात में ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है उसके एनवायरमेंट में या प्लांट के आसपास कौन सी कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी ना। यस मैम। यस मैम। तो इसलिए बस ये आपका कार्बोक्सिलेज की तरह वर्क करेगा, आरयूबीपी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करा के पीजीए बनाएगा। और पीजीए के कितने कंपाउंड्स बनेंगे यहाँ पे? कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आपके पीजीए के बनेंगे। फिर यही पीजीए आपका आगे जाके हो जाएगा क्या? रिडक्शन दिखाएगा। रिडक्शन में क्या होता है? एक एटीपी यूज होगा प्लस एक NADPH यूज होगा। मैम फिर ज्यादा एनर्जी लॉस नॉन साइक्लिक में होगी। एनर्जी लॉस किस फॉर्म में बेटा? एनर्जी तो लॉस हो ही नहीं रहा है वहां पे। क्या हो रहा है एनर्जी लॉस नॉन साइक्लिक में? एनर्जी बन रहा है ना, देखो एक एटीपी यहाँ पे बन रहा है हमारा और एक NADPH2 यहाँ पे बन रहा है। ओके तो इसको कराने के लिए लाइट है और Mn+2 है। ये तो एनर्जी बनाने वाला प्रोसेस है, एनर्जी बना रहे हैं हम। अब एनर्जी बनाएंगे तभी तो हम लोग यहाँ पे डार्क रिएक्शन में यूज कर पाएंगे ना, उसको रात में यूज करके ग्लूकोज बनवा पाएंगे। ओके मैम। ठीक है, ये तो ये हुआ हमारा राइबोलेज 1,4,1,5 बाइफॉस्फेट से हमारा बना फोस्फोग्लिसरेट। फोस्फोग्लिसरेट के अंदर रिडक्शन कराएंगे, मतलब एक एटीपी और एक NADPH को यूज करेंगे और किसमें कन्वर्ट कराएंगे? एटीपी से बना लेंगे ADP। एक हमारा फोस्फेट रिलीज हो जाएगा और NADPH कन्वर्ट हो जाएगा NADP पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बनेगा इससे? इससे बनेगा मेरे पास ट्रायोज फोस्फेट। यही ट्रायोज फोस्फेट ग्लूकोज की तरह वर्क करेगा, मतलब यही आगे जाके आपका ग्लूकोज बनाएगा और फिर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। एंड फिर यही ट्रायोज फोस्फेट आगे जाके वापस से आरयूबीपी बना लेंगे। नहीं तो इतना सारा आरयूबीपी कहाँ से लेके आएंगे हम लोग? तो वापस से कैसे होगा ये प्रोसेस? इसी को रीजनरेशन बोलते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक एटीपी का यूज होगा और एक एडीपी बन जाएगा।
एटीपी का कन्वर्जन हो जाएगा एडीपी में. दिस इज नॉन एज रीजेनरेशन. ये वाला स्टेप था रिडक्शन and this one step is known as carbonation. मैम सिंगल फोस्फेट को पीआई से क्यों शो करते हैं बेटा? क्यों मतलब देखो ना, एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. 3 फोस्फेट है, इन 3 फोस्फेट में से एक फोस्फेट को मैंने अलग निकाल दिया, उसको पीआई लिख देते हैं. और अगर हमारा इसको अभी तो बोलता है ना पी और पी, दो पी प्रेजेंट होता है, 2 फोस्फेट आपस में लिंक होता है, उसको पायरोफोस्फेट भी बोल देते हैं. ये नोटेशन होता है कि यहाँ से एक फोस्फेट निकल गया है बाहर. बताओ ये वाली साइकिल समझ में आई? अब इसके अंदर आता है मेन चीज आपका. देखो मैंने एक कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया, एक कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके तब मैंने साइकिल पूरा कराया. इसका एक छोटा सा ट्रिक होता है बच्चों, वो लिख लो. 3, 2, 1. ये ट्रिक किसके लिए लगाते हैं हम? C3 साइकिल के लिए लगाते हैं. 3 हमको बताता है यहाँ पे ATP, 2 बताता है यहाँ पे NADPH2 एंड 1 बताता है यहाँ पे CO2. अब देखो एक CO2 मैंने यूज किया. अभी ग्लूकोज बनाने के लिए एक चीज देखो, ग्लूकोज बनाने के लिए मेरे को कितने CO2 की जरूरत पड़ती है? 6. ये ऐसी साइकिल्स मेरे को 6 टाइम्स बनानी, 6 टाइम्स मेरे को इस साइकिल को कराना पड़ेगा, तब जाके तो ग्लूकोज बनेगा. यस मैम. है ना? तो यहाँ पे मेरे को ग्लूकोज बनाना है, मतलब C6H12O6 बनाना है, तो मेरे को यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी. तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड की नीड के टाइम पे मेरे को कितने एटीपी और कितने NADPH2 यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे? वो कैसे निकालोगे? 12 ATP 12 NADP 12 NADPH और देखो 3 ATP. जब हम लोगों को एक कार्बन डाइऑक्साइड लिया तो मेरे को यहाँ पे 2 NADPH2 और 3 ATP यूज करने पड़ता है. ये फॉर्मूला होता है याद रखने का. अगर मेरे को यहाँ पे 6 CO2 यूज करने हैं तो मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो, 6 2 जा 12 मेरे को NADPH2 की जरूरत पड़ेगी और 18 ATP की. किसके लिए? एक ग्लूकोज बनाने के लिए, जस्ट फॉर 1 ग्लूकोज. अभी जरा मेरे को ये बताना, अगर मेरे को 4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनाने हैं तो 4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी? 12. Yes ma'am. 72 ATP. के लिए कितने ATP? 72 ATP. 18 हो जाओ 72. 72 बस. Yes, तो ये ma'am. याद रख लेना, एक ग्लूकोज के लिए 6 CO2 चाहिए होते हैं, 12 NADPH2 चाहिए होते हैं, 18 ATP चाहिए होता है. या फिर 3 to 1 से याद रख लेना, मल्टीप्लाई बाय 6 वाला. क्वेश्चन ये था शिवांश कि मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम यूज कर रहे हैं तो उसमें 3 ATP 2 NADPH2 लग रहे हैं और उससे ग्लूकोज भी नहीं बन रहा है पूरा. एक ग्लूकोज बनाने के लिए मेरे को 6 CO2 की रिक्वायरमेंट है. 6 CO2 के लिए मेरे को इतने ATP इतने NADPH2 चाहिए. लेकिन अगर मेरे को 4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनाना है, देखो एक ग्लूकोज में तो 18 ATP चाहिए, एक ग्लूकोज बनाने के लिए 18 ATP. 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने चाहिए? 18 मल्टीप्लाई बाय 4. NADPH2 Yes, ma'am. 12 मल्टीप्लाई बाय 4 और कितने CO2 चाहिए? मल्टीप्लाई बाय 4. 6 multiplied by 4. यही होगा ना? 28 NADPH2. Yes. तो यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं इसी टाइप का. तो ये तो हो गया हमारा C3 साइकिल. अभी जल्दी से आ जाता है C4 साइकिल पे. ये केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस आ गया बीच में, इसको भी बता दूंगी, 2 मिनट का टॉपिक है. एक बार C4 लिख लो. C4 किसके अंदर होता है? Coats. मोनोकोट्स के अंदर होता है ना सिर्फ. मोनो स्पेलिंग बहुत गलती लिखने लगी मैं. मोनोकोट के अंदर पाया जाने वाला एक साइकिल होता है और इसी को हम बोलते हैं आपका हेच एंड Hatch and slack. Hatch and slack pathway. स्लैक पाथवे भी हम इसको
बोलते हैं। अब ये C4 प्लांट्स क्या आखिरकार ये कैसे प्लांट्स होता है? हम बोलते हैं कि जितने भी हमारे C4 प्लांट्स हैं उन सब के पास एक स्पेशल टाइप की पावर होती है कि हाई से हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकता है। दे कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर, हाई लाइट इंटेंसिटी को भी ये टॉलरेट कर सकते हैं, हाई लाइट इंटेंसिटी को भी ये टॉलरेट कर सकते हैं। एंड C4 प्लांट कभी भी फोटो रेस्पिरेशन भी नहीं दिखाते। अब फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है ये अभी आगे समझाऊंगी। लेक फोटो रेस्पिरेशन, तो ऐसा क्या होता है C4 प्लांट्स के पास? C4 प्लांट्स के पास होते हैं आपके बंडल शीथ सेल्स। बंडल शीथ सेल्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे बंडल शीथ प्रेजेंट होते हैं? जहां पे इनके वेस्कुलर बंडल्स होता है ना, उन्हीं वेस्कुलर बंडल्स की साइड साइड में बंडल शीथ सेल्स होते हैं। इसीलिए हम इनके लिए एक स्पेशल टर्म यूज करते हैं, क्रैंच एनाटॉमी। क्रैंच एनाटॉमी ये दिखाते हैं आपका। रीजन याद रहेगा ना, बंडल शीथ सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है? अराउंड यस मैम, वेस्कुलर बंडल्स। अराउंड वेस्कुलर बंडल्स। एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे, एग्जाम्पल में 2 एग्जाम्पल लिख देना, मेज और सॉर्गम। ये एग्जाम्पल आप लिखना है। चलो देखो होता क्या है, यहाँ पे 2 टाइप की सेल्स इन्वॉल्व होती है। एक होती है मेसोफिल सेल्स और एक होती है बंडल शीट। ये है हमारी मेसोफिल सेल एंड ये है बंडल शीट सेल्स। यहाँ पे कंपाउंड होता है स्पेशल टाइप का जिसको हम बोलते हैं पेप। पेप का मतलब क्या होता है? फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट। फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट। दिस इज फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। अब ये फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बाइंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसकी बाइंडिंग कराने में हेल्प करता है एक एंजाइम जिसको हम बोलते हैं पेपकेज। ये इंपॉर्टेंट है, पेपकेज एंजाइम्स को हेल्प करता है और इससे बना देता है OAA। व्हाट इज OAA? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ये एक 4 कार्बन कंपाउंड होता है, इसीलिए इस साइकिल का नाम C4 रखा जाता है क्योंकि इसके अंदर पहला बनने वाला प्रोडक्ट हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है। 4 कार्बन कंपाउंड है इसलिए इसका नाम। अच्छा पहली C3 साइकिल में उसको C3 क्यों बोल रहे थे हम लोग? आ गया क्योंकि जो ये हमारा PGA था ना बच्चों, ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है, इसीलिए 3 2 6, यहाँ पे 6 कार्बन ग्लूकोज बनता है। ये चीज याद रखना है आपको। इनका ये C3 C2 ये सब नाम दिए जाते हैं, इनके फर्स्ट कंपाउंड के बेसिस पे दिया जाता है कि फर्स्ट बनने वाला कंपाउंड कौन सा होता है। यहाँ पे 4 कार्बन है इसलिए हमने इसको C4 बोला। अब ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है मैलेट में, एंड देन ये मैलेट मीसोफिल से निकल के जाता है बंडल शीट सेल्स के अंदर। ये मैलेट पास ऑन हुआ मीसोफिल सेल से बंडल शीट सेल में, एंड यहाँ पे ये अपना दिखाता है क्या? डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन ये करेगा और डीकार्बोक्सिलेशन करने के बाद कन्वर्ट हो जाता है वापस से पेप में, और फिर यही पेप वापस से आपका पास ऑन हो जाता है किसके अंदर? मीसोफिल सेल में। तो यही पूरी साइकिल चलती जा रही है। देखो पेप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड कर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना, मैलेट जाके बंडल शीट सेल में, बंडल शीट सेल में सिर्फ और सिर्फ डीकार्बोक्सिलेशन का काम हो रहा है। सिर्फ यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। यही कार्बन डाइऑक्साइड वापस से ऊपर जाएगी मीसोफिल सेल में, पेप के साथ कंबाइन होकर फिर ऑक्सैलो एसिटिक फिर मैलेट बना देगा। ये प्रोसेस चलता जा रहा है हम लोगों का। लेकिन अब आप बोलोगे मैम फायदा क्या है इस प्रोसेस का? फायदा ये है इस प्रोसेस का, यहाँ पे 2 ATP बन रहे हैं।
2 ATP। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। C4 में 2 ATP बन रहा है हमारे। अब अगेन वही फॉर्मूला लगाओ, 3 2 1 वाला। 3 क्या थे? ATP, 2 ATP NADPH2, 1 CO2। तो इसका मतलब अगर 1 कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ पे यूज करूँ तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे 2 NADPH2 3 ATP यूज कराने पड़ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे आपको क्या कर रहे हो, हाँ वही ग्लूकोज वाला कंसेप्ट लगाना, 6 CO2 हो जाएगा, 6 2 जा 12 NADPH2 18 और 3 ATP। 3 के साथ अब ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे ATP हुआ है ना, इनको भी बस आपको ऐड करना पड़ता है। 3 + 2 आपको करना पड़ेगा। मैं भी यहाँ 18 ATP होना चाहिए। क्या बोल रहे हो? यहाँ पर तो 18 ATP होना चाहिए ना, T2 और रूल के अकॉर्डिंग। हाँ हाँ वही ना, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, इनको मल्टीप्लाई करो और 6 2 जा ये 16 नहीं 12 आएगा। 6 3 जा 18, 18 + 2 आएगा और 6 2 जा 12, ये होगा। क्लियर? यस सर। यस मैम। सिर्फ ये साइकिल याद रखनी है, एटीपी याद रखना है कि यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा एटीपी हम लोगों के लग रहे हैं, तो इसलिए आप जब फॉर्मूला लगाओगे उसमें प्लस, जब क्वेश्चंस करोगे ना मेनली चीज आप लोगों को तब क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चंस के टाइम पे ज्यादा क्लियर होता है, अभी तो ऐसे लग रहा होगा कि हम लोग वैसे ही कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। अब इसकी लास्ट साइकिल आती है हम लोगों की फोटो रेस्पिरेशन, वो भी पढ़ ले। मैम सभी में ऐसे ही +2 होगा। यस मैम। यस मैम। अगर C4 साइकिल करेंगे ना, C4 साइकिल में +2 करना पड़ेगा। C3 में नहीं करेंगे +2, C4 में करेंगे। देखो फोटो रेस्पिरेशन, मैम उसमें जब +2 जो कब करेंगे, हमेशा? हाँ हमेशा उसके अंदर +2 करना पड़ेगा जब भी हम ग्लूकोज के लिए निकालेंगे, 4 ग्लूकोज के लिए, 5 के लिए, जितना भी निकालेंगे हमेशा +2। एटीपी पूछा तो +2 करेंगे, NADPH2 पूछा डायरेक्टली बता देंगे हम इसमें। ओके मैम। एंड 1 NADPH2 कितने एटीपीज के इक्वल होता है? 1 NADPH2 6 8 2 एटीपी के इक्वल होता है ना। यस मैम। ओके। तो अगर आपसे टोटल एटीपी पूछेंगे तो 12 NADPH2 12 2 जा 24 एटीपी बता देना आप यहाँ पे। एटीपी वाला सबसे ज्यादा कंसेप्ट आपका रेस्पिरेशन प्लांट्स में और ज्यादा क्लियर हो जाता है, बिकॉज हम लोग वहाँ पे ग्लूकोज में 10 स्टेप प्रोसेस पढ़ता है ना, वहां पे हो जाता है। पेप से पेप बन रहा है, पेप से पेप कहाँ बन रहा है आशुतोष? ये पेप से पेप नहीं बन रहा है, ये बंडल शीट सेल में मैलेट से पेप बना, फोस्फोइनोल पायरेट, एंड वही आपका शिफ्ट हो गया मेसोफिल सेल्स में, वही ट्रांसपोर्ट हो गया मेसोफिल सेल्स में, और मेसोफिल सेल्स में जाके उसने फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके फिर से वही साइकिल चला दिया। बन नहीं रहा है पेप से, वो ट्रांसफर हुआ है बंडल शीट सेल से। दूसरी जगह शिफ्ट होने में ही 2 ATP रिलीज कर रहा है। हाँ वो शिफ्टिंग होने में नहीं, बंडल शीट सेल से मेसोफिल सेल्स में जाने में। हम तो जाने में भी तो कोई जो एनर्जी लगी होगी। जाने में ऑब्वियसली इसको एनर्जी लगी है, इसीलिए तो यहाँ पे 2 ATP हुए ना। मतलब स्टेप्स और भी होता है बीच में, ये वो स्टेप्स है जो आप अपने लेवल पे पढ़ रहे हो। अगर आप यहाँ से CO2 ऑक्सैलो एसिटिक से मैलेट में पढ़ोगे ना तो इसके बीच में अराउंड 6 स्टेप्स और आता है जो हम लोगों को नहीं पढ़ने होते सिलेबस में नहीं। अगर आप इसी को थोड़ा हायर लेवल की बुक्स उठा के देखो तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। नॉन साइक्लिक वाला, साइक्लिक वाला गूगल सर्च करके देख लेना इमेजेस, बहुत सारे स्टेप्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। क्लास ओवर कब तक होगी बेटा? बस अभी क्लास होगा, फोटो रेस्पिरेशन बता के क्लास फिनिश करता है। कल फिर से हम क्लास रखेंगे, कल की क्लास में आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी, और जितने आज ये क्वेश्चंस हम लोगों ने साइकिल्स पढ़ी है ना, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैम। आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फोटो रेस्पिरेशन और लिख लो, आज लिखने वाला काम फिनिश, कल सब क्वेश्चंस कर लेंगे। ये एक वेस्टफुल प्रोसेस होता है। अब इसको वेस्टफुल प्रोसेस वो क्यों बोलते हैं वो भी समझ लेना। देखो इस प्रोसेस में 3 लोकेशंस इन्वॉल्व होती हैं। नेट खत्म तो नहीं, लेकिन ये गाने इतनी निष्पा भी कुछ भी बोलते रहते हो आप।
ये हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट से आएगा पेरोक्सिसोम, फिर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चों भी पढ़ लो, बातें बाद में कर लेना। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगेन सबसे पहले मेरे पास है राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट RUPP, ठीक है। जैसे कि वो अभी हम लोगों ने वो C3 साइकिल पढ़ा था ना, उसी से रिलेट करना है यहाँ पे। C3 साइकिल डार्क में हो रहा था और वहां पे जो मेरा एंजाइम था ना रुबिस्को, वो कार्बोक्सिलेज की तरह काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजनेज की तरह वर्क करेगा। अब यहाँ पे है, मैंने डाला RUBISCO रुबिस्को। अब ये रुबिस्को क्या कर रहा है, वहां पे क्या बना रहा था, ये RUBP रुबिस्को में जब कार्बोक्सिलेज करा रहा था क्या बना रहा था। एक बार सारी स्लाइड्स दिखा देना, श्योर बेटा सारी स्लाइड्स दिखा देंगे। PGA PGA बन रहा था ना, यहाँ बनेगा। लेकिन PGA के साथ साथ एक और कंपाउंड बनता है। व्हाट इज PGA? फॉस्फोग्लिसरेट। फोस्फोग्लिसरेट के साथ यहाँ पे एक और कंपाउंड बनता है, ऊपर लिख रही हूँ उसको, फोस्फोग्लाइकोलेट। कब बनता है ये, जब ये एंजाइम वर्क करता है, कैसे, वर्क एज ऑक्सीजिनेज। जब ये ऑक्सीजिनेज की तरह काम करेगा रुबिस्को, तब आपका ये PGA बनेगा और फोस्फोग्लाइकोलेट बनेगा। अब ये PGA तो क्या चला जाएगा, ये PGA तो बेचारा चला जाएगा अपना C3 साइकिल में, ठीक है। अब बचेगा मेरे पास फोस्फोग्लाइकोलेट, 2 कार्बन कंपाउंड बन रहा है, तो इसीलिए फोटो रेस्पिरेशन को हम C2 साइकिल भी बोल सकता है। 2 कार्बन कंपाउंड बन रहा है, इसलिए इसको हम C2 साइकिल भी बोल सकता है। ये मेरा फोस्फोग्लाइकोलेट क्लोरोप्लास्ट से निकल के कहाँ पे आएगा, पेरोक्सिसोम में, और पेरोक्सिसोम में आने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा सिर्फ ग्लाइकोलेट में, और ग्लाइकोलेट से कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइसिन में। देन ये ग्लाइसिन पेरोक्सिसोम से निकल के आएगा कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आके सब क्या कराते हैं, अपना डीकार्बोक्सिलेशन कराते हैं। मतलब लास्ट स्टेप में, जैसे वहां पे भी लास्ट स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा था ना, तो यहाँ पे भी ग्लाइसिन का होगा डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 रिलीज होगा, एंड CO2 रिलीज होके कन्वर्ट हो जाएगा सेराइन में, एंड देन यही सेराइन से वापस एंटर करेगा पेरोक्सिसोम में, पेरोक्सिसोम में जाके कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोलेट में, और फिर यही ग्लाइकोलेट वापस से कन्वर्ट हो जाएगा RUBP में। ये पूरा साइकिल चलता जा रहा है। इस साइकिल में कहीं पे कोई ATP नहीं बन रहा है, कोई ATP नहीं बन रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, वेस्टफुल प्रोसेस। बस सिंपल सी चीज है। हो गया हम लोगों का फिनिश। मैम एक बार शुरू से स्लाइड्स दिखा दीजिए सारी। स्लाइड्स मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस तो रह रहा है। हाँ, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस वाला और सुन लो बस। ये इसके अंदर देखो क्या होता है, यहीं पे डायग्राम में समझा देती हूँ। अभी हम लोगों ने वो जो नॉन साइक्लिक वाला पढ़ा था ना बच्चों, याद है नॉन साइक्लिक में क्या हो रहा था, ये हमारा ऐसे मेम्ब्रेन पे चल रहा था प्रोसेस, तो वहां पे हम लोग वाटर को स्प्लिट करा रहे थे, H2O को स्प्लिट कराया 2H पॉजिटिव में प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स तो साइकिल में मूव कर रहा है। तो जो 2 हाइड्रोजन रिलीज हो रहे थे वो आपकी थाइलाकोइड मेम्ब्रेन की इनर साइड में रिलीज हो रहे थे। तो इसका मतलब जो अंदर वाला पार्ट है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन का अंदर वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं ल्यूमेन। तो हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशंस इन ल्यूमेन वाले पार्ट में बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है? ल्यूमेन वाले पार्ट में हाई हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन है, और मैंने आप लोगों को लिखवाया था कि यहाँ पे ATP सिंथेटेज भी प्रेजेंट होता है, एक कपलिंग फैक्टर इसको बोलता है। तो ये ATP सिंथेटेज आपका 2 चीजों से मिलके बना होता है, F0 एंड F1 से। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपके अंदर की साइड हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है, इस हाइड्रोजन आयन को ये बाहर रिलीज करने में हेल्प करता है। इन हाइड्रोजन आयन को ल्यूमन से निकाल के स्ट्रोमा वाले पार्ट में ट्रांसफर करता है। अब जैसे ही ये ट्रांसफर होता है तो जो F1 वाला पार्ट होता है ना, रोटेट कर जाता है। अब जैसे ये रोटेट करता है, रोटेट करने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, ATP बनता है। रोटेट किया, ATP बना। जैसे होता है ना, वो शक्तिमान आता था, शक्तिमान में देखा होगा ना, शक्तिमान ऐसे गोल गोल घूमता था, तो ऐसे हवा में ऐसे ऊपर उठ जाता, देखा होगा आप लोगों ने।
वो गोल गोल घूमने का मतलब वो Yes, एनर्जी बना रहा होता है। सेम यहाँ पे होता है, जो एटीपी सिंथेटाइज होता है ये राउंड राउंड घूमता है और एटीपी बनाता है। मतलब एक H2 जैसे एक H2 इसके पास आया, ये गोल गोल घूमेगा, उसको बाहर निकाल देगा और एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। बस एटीपी सिंथेटाइज है, नाम से पता चल रहा है एटीपी का सिंथेसिस कर रहा है। ये हमारा केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। 2H पॉजिटिव का हमने यूज देख लिया। इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। इट एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस की क्लोरोप्लास्ट के अंदर एटीपी एग्जैक्टली बन कैसे रहे हैं। केमियोस्मोसिस मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू आयंस जो है वो मूव कैसे कर रहे हैं। ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर हो सकता है। केमियोस्मोसिस नीड अ मेम्ब्रेन, एक प्रोटॉन पंप, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट, अंदर की साइड ग्रेडियंट हाई है, बाहर की साइड लो है, और एक एटीपी सिंथेटेज उसको चाहिए होता है। वाटर का स्प्लिट हो रहा है इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन पे, सारे के सारे प्रोटॉन्स ल्यूमन में एक्यूमुलेट हो गए। ल्यूमन में एक्यूमुलेट हो गए तो हम उनको मूव कराना है फोटो सिस्टम से। प्रोटॉन ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, इट इज ड्यू टू द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा। तो ये पूरी की पूरी वही जो मैंने कहानी आपको बताई वही लिखी हुई है। मैम स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन डिक्रीज है, बट इन ल्यूमन प्रोटॉन बहुत सारे इकट्ठे हैं, वही ये ग्रेडियंट बन गया। ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन बहुत ज्यादा हैं तो कंडीशन कैसी होगी, एसिडिक होगी। एसिडिक होगी तो इसका मतलब एसिडिक की तो पीएच डाउन होती है। मैम सिंथेज मींस सिंथेस का मतलब होता है जब कोई किसी चीज को सिंथेसाइज करता है, सिंथेसिस करने वाले को बोलते हैं सिंथेस। ओके मैम। ठीक है, ये देखो ये ऊपर ये सी एफ नोट वाला पार्ट, एफ नोट वाला पार्ट मेम्ब्रेन के अंदर रहता है ना, ऐसे यहाँ पे एफ नोट और Yes. नीचे की साइड होता है F1। F1 हैंग डाउन होता है, एफ नोट मेम्ब्रेन के अंदर रहता है, F1 हैंग डाउन होता है। यही पार्ट देखो ऐसे रोटेट करेगा। अब ऐसे रोटेट करेगा तो नीचे जैसे ही आपका H+ रिलीज होगा, यहाँ पे ADP प्लस फोस्फेट मिलके ATP का फॉर्मेशन करा देंगे। ओके मैम। ये हो गया, हम लोगों ने डार्क रिएक्शंस पूरा पढ़ लिया। डार्क रिएक्शन क्या होता है ये मैम बस नॉन साइक्लिक प्रोसेस ही ऐसा है जिसमें हमने मतलब सिंगल साइकिल चला है, बाकी जितने भी प्रोसेस हमने किए हैं जो हमने स्टार्ट किया है वही वापस बन जा रहा है। हाँ तो वही फिर वापस फिनिश हो जा रहा है सब कुछ। तो फिर एनर्जी या फिर जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड हो रहा है वो तो हमें सिर्फ नॉन साइक्लिक के लिए रिक्वायर्ड हो रहा है, बाकी में तो वही चीज रिपीट होती जा रही है। लेकिन एनर्जी तो बन रही है ना। देखो नॉन साइक्लिक में भी एक एटीपी बन रहा था, एक NADPH2 बन रहा था। साइक्लिक वाले में भी हमारी एनर्जी बन रही है, 2 एटीपी बन रहे हैं वहां पे। मेरी हम लोगों को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एनर्जी इकट्ठी करनी है बस। ओके ज्यादा से ज्यादा एटीपी हम लोगों को निकालनी है, एंड फिर वही एटीपी का यूज कर करके हम लोगों ने यहाँ पे देखो ना, ये एटीपी कहाँ से आएंगे यहाँ पे डार्क रिएक्शन में। ये जो हमने यहाँ पे एटीपी डाले कहाँ से आएंगे, ये एटीपी वहीं से तो आए हैं निकल के सब, तभी तो हम लोगों ने ग्लूकोज बनाया। ओके मैम। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मेनली, मतलब आज ऑलमोस्ट चैप्टर फिनिश हो चुका है, बट पूरा चैप्टर फिनिश नहीं बोलेंगे बिकॉज अभी